गाइस, वेलकम टू बीबीएल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा और आज जो है इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू रखते हैं अपने टैक्स लॉ को ही। ठीक है जी। तो पीछे जो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी उसके अंदर आज जो हम यहाँ पर सेक्शन 14 को जो पकड़ेंगे, सेक्शन 14 को जो है यहाँ पर लपक लेते हैं। ठीक है जी, जो कि है हेड्स ऑफ इनकम सैलरीज। बड़ा आसान हो जाएगा जी, कुछ नहीं है। इसने हमें यही बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ये वाला टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है ही, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। देखो, हेड्स ऑफ इनकम सैलरीज कुछ नहीं है, हमें ये बताता है कि भैया अब हमने ये बता दिया कि भैया यहाँ यहाँ पर हमारे को टैक्स देना है, लेकिन कैटेगराइज तो हमने करा ही नहीं अब कि कौन कौन सी सैलरीज हैं। भाई सैलरी पे लगेगा, लेकिन किस किस तरीके से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, ये जो है कैटेगराइज हमने सेक्शन 14 के अंदर कर रखा है। तो आईटी का 5 का पंजा समझ लो, मतलब पंजा है ये, उनका हाथ होता है ना 5, तुम्हारी 5 उंगलियां होती हैं। तो हो सकता है आपके अलग कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं जिनकी 6 भी होते हैं, लेकिन आप 5 लेके चलो। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएंगी। तो इसमें पंजा क्या हुआ भाई, पहला आ गया सैलरीज। भाई तुझे कहीं से भी सैलरी मिल रही हो तुझे जो है टैक्स देना है। दूसरा आ गया प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। भाई तुझे कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन से प्रॉफिट हो रहा हो तुझे टैक्स देना है। तीसरा आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। भाई तूने घर लिया हुआ है, उसके उससे तो कोई इनकम हो रही है या हो सकती है, वो अलग बात है, टैक्स देना है। चौथा कैपिटल गेन, कोई भी भाई मोटा पैसा तेरे पास आया है, कैपिटल गेन हमने देखा ना, कैपिटल रिवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने पीछे पड़ा हुआ है। तो कैपिटल मतलब मोटा पैसा आना, जैसे सेल ऑफ लैंड, गोल्ड। अब हर रोज तो हम सेल करते नहीं है लैंड वगैरह जमीनें, अनलेस एंड अनटिल आप अंबानी हो। तो वो चीज़ हो गई। ठीक है, अब पांचवा आ गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो भाई अगर तू इन चारों में कहीं नहीं आ रहा तो पांचवें में तू फंसेगा ही। अदर सोर्सेज के अंदर हमने बहुत बड़ी डेफिनेशन बना दी, मतलब भैया तुमसे जो है टैक्स लेना है, बात हो गई खत्म। अब हम देख लेते हैं ये सारे जो है टैक्स हो जाएंगे। ठीक है, सब पे टैक्स लगेगा हमारा। अब जो हम यहाँ पर देख लेते हैं इसको थोड़ा सा डिटेल देख के कि भाई डिटेल जो है किस तरीके से रहती है। अब देखो सैलरीज हमारा सेक्शन 15 है। ठीक है जी, 14 में हमने डिफाइन कर दिए पांचों। क्या थी 5? सैलरी होगी, प्रॉफिट और गेन्स बिजनेस और प्रोफेशन दोनों पे, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। अब जो है सैलरीज की अगर हम बात करें तो सेक्शन 15 के अंदर हमारा क्या आता है, देखो सैलरी 3 एलिमेंट्स को मिला के बन सकती है हमारी, बेसिक, अलाउंस और परक्विजिट। इसके ऊपर हम आगे और डिटेल भी देखेंगे। अभी समझ लो बेसिक के अंदर क्या क्या आता है, डीए, डियरनेस अलाउंस जो होता है वो आता है, या फिर कमीशन। अब जिनके पेरेंट जो है गवर्नमेंट सर्विस में होंगे या फिर किसी के जानकार जो है गवर्नमेंट सर्विस में होंगे उनको समझ आ चुका होगा ये चीज़। जिनको नहीं आया समझ लो, डियरनेस अलाउंस मतलब कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, उस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट तुम्हें रिवॉर्ड देती है। ठीक है, कमीशन, कमीशन देती है भैया। कमीशन तो मतलब दलाली काइंड ऑफ समझ सकते हो तुम, एग्जैक्टली वो नहीं होता। अलाउंस भैया, अलाउंस दूसरा पॉइंट है। अलाउंस पे क्या कह सकते हैं भैया, कोई भी किसी भी तरीके की अलाउंस दे रही है गवर्नमेंट तुम्हें। अब भाई कैब आ रही है तुमको लेने, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के अंदर आ जाएगा। कोई एजुकेशन अलाउंस, कोई एजुकेशन नहीं तुम्हें दे रही है, मतलब तो वो अलाउंस हो जाएगा। कोई पैसा दे के भी बच्चों को पढ़ा लो तुम, वो चीज़ हो गया। डीए भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, क्योंकि डीएनएस अलाउंस फुल फॉर्म है ना, डीएनएस अलाउंस। तो वो हो गया। परक्विजिट क्या होता है भैया, कई लोगों को ये लगेगा कि भैया ये परक्विजिट तो हम पहली बार सुन रहे हैं। हो सकता है जिनके मम्मी पापा जो है, मॉम डैड जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में हो, उन्हें उन्हें भी ना पता हो परक्विजिट क्या होता है। मतलब बच्चों को, उन्हें तो पता है जो सर्विस में है, आपके मम्मी पापा को तो पता होगा, आपको नहीं पता होगा। परक्विजिट होता है बेसिकली एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड, जो कि नॉन कैश बेनिफिट में होता है। मतलब कोई कैश नहीं देता वो, लेकिन कुछ ऐसा रिवॉर्ड होता है। मतलब कि कोई भी किसी भी तरीके का बेनिफिट देना गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई तुम बड़े अच्छे जो है बंदे हो, यहाँ पर बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, तुमको हम ये बेनिफिट दे रहे हैं। क्या बेनिफिट हो सकता है भैया, जैसे कोई भी घर दे दिया, खाना दे दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जज का। भैया अगर तुम जज बन जाते हो तो उससे पूरा घर गाड़ी वगैरह मिलता है, काइंड ऑफ अ परक्विजिट। भैया अब कोई बेनिफिट ही तो मिल रहा है, कोई कैश नहीं मिल रहा, पैसे नहीं मिल रहे। जज ये नहीं कह सकते भाई ये घर 2 करोड़ है तो मुझे 2 करोड़ दे दे, वो चीज़ नहीं है। वो उसके सर्विस के लिए उसको दिया जा रहा है, तो वो चीज़ काइंड ऑफ अ परक्विजिट हो गई। रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी इसके अंदर आ सकते हैं भैया, सैलरी के अंदर रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी हो गया, पेंशन हो गया, पेंशन वगैरह सारी चीज़ें आपको वो पता ही है। लीव सैलरी मतलब भाई तुमने छुट्टियां नहीं ली तो उसकी सैलरी तुम्हें बना के दे देते हैं वो, कि भाई अच्छा एम्प्लॉय है ये। तो ये चीज़ होगी। अब इसके ऊपर डिटेल हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें हो सकता है सैलरी के अंदर। सबसे पहले हमारा आता है लीव सैलरीज के अंदर। लीव सैलरी क्या है भैया, रिसीव्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ पीरियड ऑफ अर्नड लीव एट हिज क्रेडिट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, या सुपर एन्यूटेशन एन्यूएशन इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो इसके अंदर ये कहना चाह रहा है वो, टैक्सेबल तो होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो लीव सैलरी है वो जो है एग्जेम्प्ट हो जाती है टैक्स से, क्योंकि भैया वो तुमने काम करा है, तुम्हें उस चीज़ का क्रेडिट मिल रहा है तो वो जो है उसके ऊपर टैक्सेबल नहीं होगा। इफ रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट तो टैक्सेबल फॉर ऑल। अगर तो वो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ले लेता है तो टैक्सेबल फॉर ऑल, मतलब कि दो तरीके की हमें कैटेगरी ले रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय।
तो अगर तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर वो लीव सैलरी को लेता है तो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो सबके ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन अगर रिटायरमेंट पे ले रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा वो टैक्स से। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि जो मैं नीचे बताने वाला हूँ उसमें से जो भी सबसे कम बनता है वो उसे जो है टैक्स में देना है गवर्नमेंट को। क्या हो सकता है? एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, या फिर 3 लाख तक, या फिर लीव बेसिक लीव बैलेंस इन मंथ, और एवरेज मंथ सैलरी 10 महीने की, इसको इंटू करके मैक्सिमम 30 डे लीव अलाउड। मतलब ये अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको इतनी ज़्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। बस एक सुन लो। चौथा पॉइंट है 10 मंथ सैलरी, जिसके अंदर सैलरी जिसके अंदर होगा सैलरी को कैसे कैलकुलेट कर जाएगा, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन, और लीस्ट विल बी कंसीडर। तो इन 4 पॉइंटों में से जो भी सबसे कम होगा भाई, अगर उसका एक्चुअल अमाउंट ही कम है बहुत ज़्यादा तो वो कर दिया जाएगा टैक्स के अंदर, मतलब वो कंसीडर। अगर 3 लाख हो रहा है तो वो मिनिमम 3 लाख, उसका 10 करोड़ का मिल रहा है तो 3 लाख उसको मिनिमम देना पड़ेगा। या फिर लीव बैलेंस इन मंथ इंटू एवरेज मंथ सैलरी 10 महीने की, इसके अंदर मैक्सिमम 30 दिन की लीव ही अलाउ करी जा सकती है। और चौथा पॉइंट 10 मंथ की सैलरी, जिसके अंदर सैलरी कैसे कैलकुलेट करेंगे 10 साल की और 10 महीने की, बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल आप इसको रखो। लीव सैलरी का मतलब अगर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट ले रहा है तो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो उसको जो है टैक्स देना है उसके ऊपर। और अगर रिटायरमेंट पे ले रहा है और अगर गवर्नमेंट का है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना, प्राइवेट है तो जी पूरा टैक्स लगेगा। ये 4 पॉइंट में से कोई भी लीस्ट जो उसका अवेलेबल हो सकता है। तो हमारे को लीव सैलरी समझ आ गया, ठीक है जी। छुट्टी उसने अर्न करी है, उसका उससे पैसे मिल रहा है, क्रेडिट। सेकंड होता है ग्रेचुटी। ग्रेचुटी क्या होता है भैया? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिल रहा है तो वो तो फुल एग्जेम्प्टेड है। और पर बेसिकली ग्रेचुटी होता क्या है ये समझ लेते हैं। ग्रेचुटी होता है गिफ्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस। गवर्नमेंट कहती है भाई तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो क्या बढ़िया तूने सर्विस रेंडर करी है, तेरे को हम गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट बाय द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस इज कॉल्ड ग्रेचुटी। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुल एग्जाम्प्ट हो जाता है, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन अगर वो नॉन गवर्नमेंट है तो जो है वो आएगा लपेटे में, ठीक है जी। तो लपेटे में क्या आएगा? तो देखो जी, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसमें भी जो सबसे कम बनता है वो देखा जाएगा। तो अब मैं आपके सामने एक टेबल डाल देता हूँ एडिटिंग प्रोसेस में। इस टेबल को जो आप देख लेना, इससे जो आपको समझ आ जाएगा। तो ग्रेचुटी एक्ट 1972 में क्या कैसे होगा, और जो नॉट कवर्ड है जो नहीं होगा वो कैसे होगा। तो ये इसमें 10 लाख दोनों साइड पर है, एक्चुअल अमाउंट दोनों साइड पर है। अब ये थोड़ी कैलकुलेशंस हैं, ये वैसे पेपर में इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। मैं आपको बता दूं, कोई ये नहीं बोलेगा कि फिर ग्रेचुटी निकाल के दिखा कैसे होगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये कुछ छोटे से फॉर्मूलेज हैं, देखना चाहो देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है जी, हमें आ गया लीव सैलरी, हमें आ गया ग्रेचुटी। तीसरा आता है पेंशन। पेंशन क्या होता है भैया? कुछ नहीं है, दो तरह की हमारी पेंशन होती हैं, अनकम्यूटेड और कम्यूटेड। कुछ नहीं, इसका मतलब अनकम्यूटेड का मतलब रेगुलर पेंशन जो कि टैक्सेबल फॉर ऑल है। टैक्सेबल जहाँ पर मैं समझो, जहाँ पर मैं टैक्सेबल फॉर ऑल बोल रहा हूँ उसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सबके ऊपर जो है तुम्हारा टैक्स लग जाएगा, ठीक है जी। या वीडियो हिल तो नहीं रही? मैंने रखी हुई है कॉपी। तो अगर कम्यूटेड है तो कम्यूटेड का मतलब होता है लमसम। तो लमसम का मतलब क्या होगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो फुल एग्जाम्प्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कम्यूटेड के अंदर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा भैया? उस केस में 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, और इन केस ऑफ नो ग्रेचुटी हाफ ऑफ द कम्यूटेड वैल्यू, ये जो है टैक्सेबल हो जाएगी। तो सिंपल रखो, इतना ज़्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। सिंपल ये है, अगर अनकम्यूटेड है मतलब रेगुलर पेंशन है तो टैक्सेबल फॉर ऑल है, सबके लिए भी टैक्स लगेगा गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट का। और अगर कम्यूटेड है मतलब लमसम ले रहे हो तुम, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो फुल एग्जाम्प्ट है, लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू या फिर हाफ ऑफ कम्यूटेड वैल्यू इन केस ऑफ नो ग्रेचुटी। मेरे ख्याल से ये तीन हमें चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लीव सैलरी क्या होता है, ग्रेचुटी क्या होता है, और पेंशन क्या होता है। तो लीव सैलरी जो तुमने छुट्टियां नहीं ली उसका पैसा मिल रहा है। ग्रेचुटी भाई गवर्नमेंट है, बढ़िया आदमी है भाई तू, पैसे ले यार हमसे, बढ़िया तू तो हमें बढ़िया रेंडर कर रहा है सर्विस। पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। अब आता है परक्विजिट। भैया परक्विजिट क्या होता है? परक्विजिट होता है सेक्शन 17 आगे 2 के अंदर। परक्विजिट का मतलब क्या होता है? जो हमने पीछे पढ़ ही लिया था, जैसे घर वगैरह मिल रहा है, हम डिटेल देखते हैं। कैजुअल emoluments, fee और profit attached to an office or position in addition to salary और wage। तो मैंने कहा ना, सैलरी और वेज के अलावा कुछ और एडिशन तुम्हें मिल रहा है बट इन नॉन कैश फॉर्मेट, तो जो है तुमको वो परक्विजिट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन, सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने पीछे दे दिया था, घर मिल रहा है आप लोगों को। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन ओनली लाइसेंस फी एप्लीकेबल, जो उसकी लाइसेंस फी है वो एप्लीकेबल हो जाती है। और नॉन गवर्नमेंट के लिए
ऐसे परक्विजिट होते हैं कि अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस केस में जहाँ पर जिस एरिया में पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% उसकी सैलरी का जो है लग जाएगा, और रेंट जो है उसका सबसे ज़्यादा कम कैलकुलेट करा जाएगा। जहाँ से 10 से 25 लाख के बीच में है 10% ऑफ इस सैलरी का लगेगा, जो कि एक्चुअल रेंट माना जाएगा। और अगर 10 लाख से कम है तो फिर जो है 7.5% ऑफ सैलरी माना जाएगा। 15% ऑफ सैलरी सबसे कम उसका कंसीडर होगा एज रेंट। तो इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, सिंपल ये रखो परक्विजिट का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो टोटली फ्री रहता है, सिर्फ लाइसेंस फी एप्लीकेबल होती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर जो है वो लगता है, उसको मतलब रेंट जितना देना पड़ता है। अब सैलरी का हमारा बेसिक फार्मूला हमने क्या सीखा अभी तक, जो भी हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी हैं इसमें सैलरी का हमने बेसिक फार्मूला क्या सीखा, ये जो आप दिमाग में रख लो, आपके सारे क्वेश्चन जो है हो जाएंगे। थियोरेटिकली में भी लिख के आना है, ऐसा नहीं है कि उसमें ही है, प्रैक्टिकल उसमें ही है, मतलब जो मैथमेटिकल क्वेश्चन जैसे सैलरी का मतलब होता है बेसिक, जो मैंने पीछे बताया बेसिक पे, प्लस डीए प्लस कमीशन प्लस फीस प्लस और टैक्सेबल अलाउंस प्लस मॉनेटरी पेमेंट पेमेंट तुम्हारी सैलरी बन जाती है। अब देखो भाई इसके अंदर परक्विजिट के अंदर हमने भैया अकोमोडेशन और ये सारी बातें तो कर ली, अब इसके अंदर और देखते क्या है। देखो इसके अंदर एक और अकोमोडेशन आती है जो कि है फर्निश्ड अकोमोडेशन। फर्निश्ड क्या होता है भैया, तुमको पूरा भाई लकड़ी उकड़ी मिल रही है, बढ़िया लगा रखा है, अलमारियाँ शलमारियाँ पूरा दे रखा है, बेड वेड बढ़िया, फर्निश्ड की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन का प्लस 10% ऑफ वैल्यू ऑफ फर्निश, ये जो है लगेगा। अब जो है टैक्स फ्री परक्विजिट, कोई टैक्स फ्री परक्विजिट भी होते हैं, बिल्कुल जी होते हैं, फॉर ऑल एम्प्लॉयज। ये जो परक्विजिट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ ये सारे एम्प्लॉयज के लिए, गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, सब पे जो है कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। क्या है, फूड एंड बेवरेजेस प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज, कोई भी खाना वाना दे रहा है वो टैक्स फ्री होगा। लोन्स टू एम्प्लॉयज मैक्सिमम कहाँ तक, 20,000 तक का लोन हो सकता है, ठीक है। रेंट फ्री हाउस और कन्वेंस फैसिलिटी, जैसे कि भाई रेंट फ्री हाउस और कन्वेंस मैंने बताया ना, जैसे जज को मिलता है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज वगैरह को मिल जाते हैं, वो है, कोई टैक्स नहीं लगेगा उस पर। कंप्यूटर और लैपटॉप अगर कोई कंपनी दे रही है, कोई वो दे रहा है इंडस्ट्री, वो चीज़ लग जाएगी। फर्स्ट एड फैसिलिटी कोई है वो लग जाएगी, मतलब लग जाएगी इन द सेंस कि टैक्स नहीं लगेगा उस पर, ठीक है। ट्रेनिंग हो रही है वो टैक्स फ्री होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, भैया रेंटल है रेजिडेंशियल है वो देखेंगे। हाँ अब सॉरी, उसके अंदर कंटिन्यूशन में ही नहीं, अलग टॉपिक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमने ये सैलरी वाला पॉइंट जो है सारा कर लिया है। अब इसमें क्या क्या पढ़ा भैया, लीव सैलरी पढ़ ली हमने, ग्रेचुटी पढ़ ली भाई गिफ्ट दे रहे, हमने पढ़ लिया पेंशन, हमने पढ़ लिया ये अकोमोडेशन वाला बर्क्विजिट, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या उस पर कोई टैक्स वगैरह लगता है या नहीं लगता, भाई बिल्कुल लगेगा, हमने कहा ना 5 पंजा है, बिल्कुल लगेगा। हाँ उसके अंदर की बाइफरकेशन ट्राइफरकेशन देखेंगे। देखो रेंटल है या रेजिडेंशियल है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, सेक्शन 22 है ये, ठीक है। वो पीछे वाला हमारा पार्ट खत्म हो चुका है, ये अगला पार्ट है। इंग्रेडिएंट्स क्या है सेक्शन 22 के, सेक्शन 22 कह रहा है प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड। प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी लैंड बिल्डिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। द एसेसी शुड बी ओनर ऑफ सच प्रॉपर्टी, जो एसेसी है वो ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का। द प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पर्पस फॉर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो प्रॉपर्टी है वो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। और जो है द चार्ज अंडर द हेड इज ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, तो जो भी चार्ज वगैरह बनता है, जो भी टैक्स वगैरह बनता है वो एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर बनेगा और कुछ नहीं। तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स जो है याद रख लेना, आपका काम बन जाएगा यहाँ पर। अ प्रॉपर्टी शुड बी अ बिल्डिंग और लैंड, तो इसको हम देख लेते हैं भैया, लैंड विच इज नॉट अटैच्ड और कनेक्टेड टू एनी बिल्डिंग इज एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता प्रॉपर्टी वही होगी जो किसी बिल्डिंग और लैंड से कनेक्ट हो, मतलब कि कोई भी ऐसी जमीन है जिसपे कोई भी कनेक्टेड नहीं है बिल्डिंग, वो जो है इंक्लूड हो जाएगी। सो इट इज कंसीडर्ड एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये सीधा कह रहा है कि जो जमीन है जिस पे बिल्डिंग नहीं बनी हुई, जो कनेक्टेड नहीं है बिल्डिंग से, या यूं कहूँ मैं बिल्डिंग कनेक्टेड नहीं है लैंड से, तो वो जो है इंक्लूड नहीं होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। सो द टर्म बिल्डिंग मीन्स शॉप्स गोडाउन्स ब्रिज एक्सेट्रा, जो जमीन के ऊपर चीजें बनती हैं, ठीक है जी। जब जमीन ही खाली पड़ी है तो क्या करें, तो नहीं होगा इंक्लूड। प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया ऑल्सो इंक्लूड्स इफ द ओनर इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर ओनर जो है रेजिडेंट ऑफ इंडिया का है लेकिन बाहर प्रॉपर्टी है उसकी, तो जो है वो भी इंक्लूड हो जाएगी। द असेसी शुड बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो असेसी है वो ओनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का, ठीक है जी। इफ द असेसी इज नॉट द ओनर ही इज नॉट एक्सेसिबल अंडर दिस हेड, मतलब उसको भाई असेसी ओनर ही नहीं है तो उसको कैसे टैक्स लगाएंगे हम। और द टर्म ओनर इंक्लूड्स अ लीगल ओनर, मतलब जो टर्म ओनर है वो लीगल ओनर डिनोट करता है, ऐसा नहीं है कोई बैठा हुआ रेंट वेंट में लगा के ना, रियल ओनर।
तीसरा पॉइंट है प्रॉपर्टी नॉट यूज्ड फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, हमने पीछे पढ़ लिया है, मतलब बेसिकली इंग्रेडिएंट्स को ही जो है ये एलैबोरेट कर रहा है आगे। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, एनुअल वैल्यू पे निकालेंगे, मतलब कि टैक्स अप्लाइड ऑन एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी इज असर्टेन्ड बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स सच एज डिमांड फॉर हाउस इन द लोकेलिटी, रेंट पेड फॉर द सिमिलर हाउस, टाइप ऑफ बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। तो एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाएगी भैया, कई फैक्टर्स को निकाल के उनका एक एवरेज लिया जाता है, मतलब कि एरिया में क्या रेट चल रहा है, घर की डिमांड कितनी उस एरिया में, उस घर की कितनी डिमांड है, रेंट कितना उस घर का हो सकता है, उस टाइप बिल्डिंग का क्या कंडीशन है, क्या नहीं है, कंस्ट्रक्शन हुई है नहीं, कई चीज़ें हो गई। अगला पॉइंट आता है भैया प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। हमने कहा था ना 5 पंजा होता है जी इसका, आईटी का, इनकम टैक्स का। तो ये आता है प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर। मीनिंग ऑफ बिजनेस समझ लेते हैं सबसे पहले हम कि सेक्शन 2 का 13 कह क्या रहा है। देखो, एनी ट्रेड, कॉमर्स या मैन्युफैक्चर तुमने करा हुआ है तो वो जो है बिजनेस कैटेगरी में आ जाएगा। प्रोफेशन होता है सेक्शन 2 का 36। प्रोफेशन कुछ नहीं है, कह रहा है इट इज अ वोकेशन और कॉलिंग स्पेशल वन दैट इन्वॉल्व सम ब्रांच ऑफ एडवांस लर्निंग और साइंस, मतलब प्रोफेशन जैसे हमारा भी प्रोफेशन है लॉ का, तो इसके अंदर स्किल, लर्निंग, दिमाग, ये सब लगता है। इसके अंदर वैसा कुछ नहीं लगता कि जैसे टेक्निकल स्किल्स होती हैं कि भाई कंप्यूटर चलाना है, मशीन चलानी है, वो नहीं, हमें दिमाग चलाना है, हाथ कम चलाने हैं हमने। तो एग्जाम्पल लॉ, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ठीक है। इट मीन्स एन ऑक्यूपेशन रिक्वायरिंग ईदर प्योरली इंटेलेक्चुअल स्किल और इफ एनी मैनुअल स्किल, लिमिटेड मैनुअल स्किल। इनकम टैक्सेबल अंडर बिजनेस और प्रोफेशन क्या हो सकता है भैया, कहते हैं प्रॉफिट एंड गेन्स कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन से हुआ, कोई भी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, ठीक है जी। और इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लाइसेंस, कोई लाइसेंस को सेल कर दिया। वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, कोई वैल्यू है उसकी। सम रिसीव्ड और रिसीवेबल अंडर एनी अग्रीमेंट, जैसे कि पेटेंट, ट्रेडमार्क वगैरह होते हैं, उसके अंदर जो है हमारा जुड़ जाता है, टैक्सेबल है बेसिकली, ठीक है जी। अब जो है अगला जो टॉपिक है, मैं वीडियो को कंटिन्यू रख रहा हूँ लेकिन इस वीडियो को यहाँ पर मैं बंद कर रहा हूँ, इसको मैं अलग अपलोड करूँगा जो कि रहेगा हमारा कैपिटल गेन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है जी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। यही था जी इस वीडियो के अंदर। डिस्क्रिप्शन आप लोगों के लिए मैंने दे रखी है, मतलब मैंने दी है वो डिस्क्रिप्शन, हाँ बिल्कुल, यूट्यूब ने आप लोगों के लिए कमेंट दिया हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाकर आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का भी लिंक है, वहाँ पर अगर मेरे को कोई क्वेश्चन है, डाउट है, क्वेरी, मेरे से बातचीत करनी है, वहाँ अगर कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर अगर आप मुझको डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो नीचे कॉल बिफोर ऐप का मैंने लिंक दिया हुआ है, सीधा उसको डाउनलोड करो और सीधा जो है फ़ोन मिला के कॉल कर लो जी, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही यूट्यूब ने दिया हुआ, अगर आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, सजेशन है, बे बे बेधड़क भाई करो भाई कमेंट, को दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक करो, लेकिन एक रीज़न दे देना कि क्या है, ताकि मैं उसको इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ अपने। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करके जाना भैया, ठीक है, और जो उसके साथ बेल आइकन है वो भी दबा देना। लाइक तो आप कर ही दोगे, पता है भैया, नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं, रीज़न बता देना बस। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग, बी वेल, प्रतीक्षा, मैं साइनिंग आउट, बाय बाय। अब वीडियो कंटिन्यू हो रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस वीडियो को मैं यहाँ पर बंद कर देता हूँ, आदत नहीं है ना लैपटॉप पे करता हूँ।